अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग प्रोग्राम डायलॉग एंड आई एम योर होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, यादें माजी अजाब है यार अब, क्योंकि हमने ये देखा है माजी में भी नाजरीन कि जो आज के इत्तेहादी हैं वो कल के मुखालिफ थे और जो आज के हरीफ है वो कल के हलीफ थे, और आज भी यही कुछ मामलात हो रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं आज के मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि PDM 1 की सरबराही कर रहे थे और PDM 1 को कामयाब कर दिखाया, उसके बाद PDM 2 हमने देख लिया। अब सवाल ये रहेगा कि क्या वाकई अब PDM 3 और 4 की भी गुंजाइश है और अब वो एपिसोड भी जो है वो टेलीकास्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान कर दिया है। और ये बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक जो मूवमेंट है उसी के कोलैबोरेशन से चलेंगे। तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इसमें शामिल होंगी। अब सवाल ये भी है कि क्या तहरीके जो इस्लामी जमात इस्लामी हैं वो भी इसमें शामिल होगी और जो दीगर जमातें हैं MQM कह लें क्या शामिल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, तो सवाल एक अपनी जगह बजा रहेगा। लेकिन साथ में नाज़रीन ये ग्रैंड अलायंस की क्या ज़रूरत आ पड़ी है, क्योंकि इससे कबल भी ये बातचीत होती रही है, ये सरगोशियाँ जो है वो सुनने को मिली हैं कि एक अपोजिशन का बहुत बड़ा एक चैप्टर बनने जा रहा है और इस चलती हुकूमत को घर बेचने के लिए अब इन्होंने अपने मकासद को हासिल करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ को तय पा लिया है। लेकिन नाज़रीन PTI एक जमात जो कि हुकूमत में विराजमान थी 2020 में मौलाना की सरबराही में PDM समेत जितने जो इत्तेहादी जमातें थे उन्होंने उस वक्त मिलकर तहरीक इंसाफ को घर बेचने में कामयाब रहे। अब क्या आज वाकई मौलाना साहब दोबारा से इस तहरीक की सरबराही करते हुए इस मौजूदा हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर ये सिर्फ एक सियासी बाज़गश्त है, एक सियासी कहानी का एक चैप्टर होगा, उसी तरह से जारी रहेगा इससे कबल भी जो बातें रही हैं। अलॉन्ग विद दैट नाज़रीन इसके साथ हम बात करेंगे डज पाकिस्तान नीड न्यू प्रोविंसेस, क्योंकि यहाँ पर नए सूबे और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बातचीत की जा रही है। अब इसमें जो तीनों बड़ी जमातें इस वक्त, जिनको अगर हम PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग का नाम दे दें, तो PTI का मौक़िफ़ इस वक्त वाज़िया इस तरह से हो रहा है कि वो न्यू जो प्रोविंसेस हैं उनके हक़ में नज़र आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना लें, कोई हर्ज नहीं है। ये अपने दौर में भी ये बात करते आए थे। और यहाँ तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, वो सिंध की तकसीम के ऊपर रजामंद नज़र नहीं आ रहा है कि सिंध को छेड़ना ही नहीं है। इसके अलावा चाहे आप पंजाब के 100 टुकड़े कर लें और 100 नए सूबे बना लें, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। KP में आप कर लें, बलूचिस्तान में आप कर लें, लेकिन सिंध को नहीं छेड़ना। वो सिंध की हुकूमत भी देने को तैयार है, लेकिन सिंध के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो ये क्यों पीपल्स पार्टी का इस तरह से स्टांस नज़र आ रहा है नए सूबे और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर? नून लीग इस वक्त खामोशी का रोज़ा रखे हुए ही ताहाल नज़र आ रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं है उनकी तरफ से, ना में जा रहे हैं और ना हाँ में जा रहे हैं। तो नाज़रीन आज इन्हीं मौज़ूआत पर प्रोग्राम में बात करेंगे। वी हैव स्पेशल पैनल फॉर दैट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं PTI के शफकत अयाज साहब, साथ ही उनके ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली बदर साहब, और PMLN के सीनियर रहनुमा हैं चौधरी नईम करीम साहब, हमें ज्वाइन किया है लाइन के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले तो नाज़रीन बढ़ते हैं यहाँ पर शफकत साहब की जानिब। शफकत साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइन अस। फरमाइएगा, जब हम ये बात करते हैं कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है और साथ ही अब अपोजिशन को एक ग्रैंड अलायंस की सूरत देने के लिए, जॉइंट अपोजिशन का क़याम अमल में लाने के लिए मौलाना का साथ दरकार है। अब ऐलान तो उन्होंने कर दिया है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि जो Form 47 की हुकूमत है, जब उनको लाया गया था तो ये बात नो डाउट की गई थी कि हमारे पास जो है ब्रिलियंट माइंड है, हम गवर्नेंस के मास्टर्स हैं और हम पाकिस्तान को बदलेंगे। और एक गैर आईनी तरीके से चेयरमैन इमरान खान साहब को कुर्सी से उतारा गया। तो उस वक्त जो ये पार्टियां बनी थी और इन्होंने PDM बनाया था, लेकिन उसके पीछे एक सिस्टम था और वो सिस्टम ये चाह रहा था कि ये मुल्क जो है ये नीचे की तरफ जा रहे हैं और हम इसको ऊपर उड़ा के लेकर जाएंगे। वो सिस्टम आपने देखा किसने बनाया था? वही सिस्टम में जो तब्दीलियां लेकर आते हैं एस्टैब्लिशमेंट उसकी थी। फिर आपने देखा कि जब ये हुकूमत चली और 4 साल अगर आप देख रहे तो इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें 5 दफा बजट पेश किया। ये किसी भी आज तक प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने किया है। लेकिन फिर भी मुल्क के मईशत में कोई तब्दीली नहीं आई, फिर भी जो है बेरोजगारी खत्म ना हुई, फिर भी हम कर्जों पे कर्जे ले रहे हैं। तो सिस्टम, और ये फिर आके कह भी देते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। तो सिस्टम आज
कोलैप्स नहीं कर चुका है। सिस्टम तो 22 को कोलैप्स कर चुका था, लेकिन इनको उस वक्त नजर नहीं आ रहा था और आज जो है इनको नजर आ रहा है। आज ये खुद जो है उसके गवाह बन रहे हैं। फिर आपने देखा कि ये जो 17 सीटों की हुकूमत है, मईशत संभाली नहीं जा रही, जीडीपी ग्रोथ जो है 6.3 से 3.3 पे आ चुका है, आप अंदाजा कर लें। फिर 30 लाख से ज्यादा नहीं शफकत साहब, होल्ड ऑन प्लीज। मेरा सवाल ये था कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं। मैं माजी की बातें तो पूछ ही नहीं रही, क्योंकि इसके ऊपर तो हम आएंगे, क्योंकि बाकी हमारे दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान भी मौजूद हैं। अभी ये मुझे बताएं, जॉइंट ऑपोजिशन का क्या मकसद, ये जो मकसद है आप लोगों का, क्या कामयाब आप होंगे? वही मैं कह रहा हूँ कि देखे, मुल्क जो है वो संभाला नहीं जा रहा। ये जो ब्रिलियंट माइंड्स थे, इनके माइंड जो है वो काम करना छोड़ चुके हैं, स्विच ऑफ हो चुके हैं। अब जाहिर बात है हम तो पहले से आवाज उठा रहे थे, लेकिन वो लोग, आप लोगों की तरजीहात में बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई है सिर्फ कि नहीं? देखिए, उसके साथ साथ इस मुल्क का भी तो हमने सोचना है ना। नहीं, आप लोगों का 1 पॉइंट एजेंडा नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब जो है वो भी, देखिए हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो इस मुल्क को उठा सकते हैं। वही एक वाहिद बंदा है जो एक जमानत बन सकते हैं इस मुल्क के। अगर आप देख ले तो रेमिटेंसेस उसकी मौजूदगी में आ सकते हैं। वो चाहे तो दुनिया आप पे जो है ट्रस्ट कर सकती है। वो आएंगे तो ही वो अलायंस बनाएंगे दुनिया के साथ, वही आएंगे तो मईशत बढ़ाएंगे, वही आएंगे तो इदारों की साख बहाल होगी। अब अगर ये हुकूमत रहेगी, यही मरियम नवाज शरीफ ये लोग रहेंगे, तो जाहिर बात है इस मुल्क पे कोई ट्रस्ट करने के लायक है ही नहीं। आपको पता है कि जो रेमिटेंसेस का दावा हमने किया था $60 बिलियन का, वो तो 40 से बढ़ ही नहीं रहा। तो मसला ये है कि अगर मुल्क को आपने लेकर जाना है तो इमरान खान वाहिद हल है। इमरान खान लेकर आएंगे, आप पे लोग ट्रस्ट करेंगे, इदारों की साख बहाल होगी और इंशाल्लाह अब ये वो उस वक्त की जो पीडीएम थी, अगर वो हमारा साथ देते हैं तो हम वेलकम कहते हैं। अब कहते हैं कि आए, आप अगर उस वक्त गलत थे, आज आप आए और सही रास्ता आप जो है ना वो इख्तियार कर ले, उसको ज्वाइन कर ले। ऑलराइट जी, ठीक है। मैं नईम साहब की जानिब बढ़ूंगी। नईम साहब फरमाइएगा, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन जॉइंट ऑपोजिशन? देखिए मैडम, बात शफकत भाई की भी मैंने सुनी। देखिए, ख्वाबों में बातें अच्छी लगती हैं सारी। पहले भी इसी तरह के ख्वाब हमें दिखाए गए और 3 साल की, 2.5 साल की या 3.5 साल जितनी भी हुकूमत रही, उसके अंदर जो ख्वाब है वो सिग्नेचर हो गए सारे अवाम पे। अब फिर वही अगर ख्वाब हमें दिखाएंगे, हम वही बातें करेंगे कि जी हम आगे सब कुछ करेंगे जो कुछ नहीं हो रहा। अब लिस्ट आउट कर लेंगे इस पार्टी महाज के ऊपर आज हम कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है ना, सबसे पहले जी हम आएंगे, हम अपने भाइयों के साथ हम जो है बैनुल-अक़वामी उसके ऊपर जो है ना अच्छे ताल्लुकात करेंगे। तो जिस लेवल पे आज हैं, हम क्या 79 ईयर्स में थे? कभी नहीं थे। ये हर शख्स इसके साथ खड़ा है। दूसरी बात ये देखिए, महंगाई के मामला आज से नहीं है, वो लिंक हुए हैं आजकल। आपको पता है कि फ्यूल के साथ, और फ्यूल के प्राइस लिंक है जंग के साथ। चीजें बेहतर हो रही हैं, आपके सामने भी चीजें बेहतर हो रही हैं, डेवलपमेंट भी। आप महंगाई पे बात कर रहे हैं ना भाई, अच्छा शफकत साहब, अगर आप इजाजत है, लेट हिम कंप्लीट, उनका जरा मौक़िफ़ तो जान लेना, कहना क्या चाह रहे हैं, देन उसके ऊपर आते हैं। ग्रैंड लाइंस की आपने बात की, मुस्तरफ आता हूं। ग्रैंड लाइंस के लिए देखिए, नंबर की गेम होती है सारी असेंबली के अंदर, असेंबली के बाद की बातें नहीं होती। और बात ये कि मौक़िफ़ क्या है, वो जो ग्रैंड लाइंस बन रहा है उसके पीछे मौक़िफ़ क्या है। मौक़िफ़ देखिए, एक इनका ये था कि खान साहब को सबसे पहले तो राय मिले, खान साहब को मेडिकल फैसिलिटीज मिले, खान साहब को जो है जेएसएन का हॉस्पिटल हो गया, 70% 50% की जो है ना ख्वाहिशात पूरी हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट जो फेज है वो देखेंगे, इनकी नेक्स्ट ख्वाहिश क्या आएगी, जिसके लिए कहते हैं सड़कों पे आएंगे। ग्रैंड अलायंस का मकसद कोई नहीं है, या तो वो लिस्ट आउट कर लें अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सामने लेके आते हैं। यही लोग हैं जो मौलाना साहब हैं, यही सब हुकूमत के साथ भी चल रहे होते हैं जब अमेंडमेंट्स आती है, ये सारी चीजों में साथ खड़े होते हैं। ठीक है, उस टाइम आपका पीडीएम बनी, पीडीएम जिस टाइम बनी उस टाइम पे जो हालात बने हुए थे वैसे थे जिस टाइम पे पीडीएम का बनना जरूरी था, और उसके उस वक्त पे नंबर भी पूरे किए गए। अब आपको पता है अलायंस के अंदर सबसे बड़ी 2 बड़ी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि आपको पता है कि पूरे फेडरल के अंदर भी बहुत बेहतर कारकर्दगी का जो है वो जो फिगर्स है वो लेके चल रही हैं। और सूबा के अंदर भी, सिंध के अंदर आपके सामने अच्छी के प्रॉब्लम्स हमेशा से रही हैं। अपोजिशन वहां पे भी उनके सामने, एमकेएम वो भी उनको टफ टाइम देती है। इसी तरह बलूचिस्तान को आप देख लें, बलूचिस्तान केपी के 2 बड़े मसले हैं जिसमें हमारे साथ पीटीआई भी हमारे साथ खड़ी है, वो है दहशतगर्दी। उसको किसी तरह हमने खत्म करना है मिलके। ग्रैंड लाइंस के पीछे मौक़िफ़ कोई भी नहीं है, एजेंडा कोई भी नहीं है। अच्छा नईम साहब, अगर एजेंडा नहीं है, बेसलेस है, अगर ये वैसे ही जो नहीं तंग करने के लिए, हुकूमत पर दबाव करने के लिए अगर आ रहे हैं, तो मुझे बताएं कि पीडीएम 1 जब आया था तो तब ठीक था, तो आज भी तो ठीक ही होगा।
गलत तो नहीं है ना? देखें, हक है इनका। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होनी चाहिए, बिल्कुल मैं इसके फेवर में हूँ। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ठीक। होगी तो आपकी हुकूमत जो फेडरल में बैठी है वो चैलेंज को कबूल करेगी और चैलेंज के हिसाब से उसको टफ टाइम मिलेगा, वो बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश ओके, करेगी। विद मैं सम बिल्कुल पर्पस, इसके विद हाथ एनी में हूँ। एजेंडा दे शुड कम। जी जी, एजेंडे के साथ आए, उनके जो प्रॉब्लम उनके साथ आए और असेंबली के अंदर बैठ के आए और बैठ के बात करें। आपके पास मुज़ाकरात की टेबल मौजूद है, स्पीकर साहब एक न्यूट्रल बंदे मौजूद हैं आपके पास असेंबली के, आपके पास चेयरमैन सेनेट मौजूद हैं, आप बैठे, आपके प्रॉब्लम पे बैठ के बात करें। उसके बाद जो भी चीज आपका मौका ग्रैंड लाइंस के सूरत में आगे लेके आते हैं या इंडिविजुअल पार्टी के बेस के ऊपर सामने लेके आते हैं, उसको फेडरल हुकूमत एड्रेस करने के लिए तैयार बैठी हुई है। आप आए, मुज़ाकरात के लिए तैयार बैठे हैं। आप लोग वेलकम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। जुल्फिकार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फिकार साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। फरमाइएगा, ग्रैंड अलायंस या जॉइंट ऑपोजिशन, हाउ डू यू लुक एट इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ग्रैंड अपोजिशन का अलायंस बने या जो हुकूमत का अलायंस है, दोनों का अपना अपना राइट है कि वो अपने अपने राइट को जो है इस्तेमाल करें। अगर हुकूमत में बैठे हुए तमाम इत्तेहादी पार्टियां समझती हैं कि चीज़ों को हैंडल करना है और बेहतर तरीके से करना है और आपस में वो एक दूसरे के साथ ताउन जारी रखती हैं, तो ये वक्त की ज़रूरत है। और अगर अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चीज़ें हैं, वो अपने ग्रैंड अलायंस में जा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, जलसे जुलूस कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या मसाइल का हल है, वो टेबल पे आके बैठ के, वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर, आपको सियासी कुव्वतों के साथ ही बैठ के, सियासी पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ही बैठ के मामलात को तय करना है। जब आप ये चीजें करेंगे, उसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी इनपुट जो है आप ले सकते हैं और सारा मामला। अगर आप ये कहें कि आप ऑपोजिशन के अंदर बैठ के ग्रैंड ऑपोजिशन बना के और सड़कों पे जलसे जुलूस करके आप हुकूमत का और पाकिस्तान का पूरा निजाम चोक कर दें, तो जलसा जुलूस करना और एहतजाज करना, मैं समझता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट होता है, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आ जाता है कि जब आप जैसे 9 मई का वाकया हुआ, फिर नवंबर के अंदर ऐसा वाकया हुआ, तो जब इस तरह के वाकयात हों, आपके आम आवाम के जानो माल का और चीज़ों का जो है वो नुकसान होना शुरू हो जाए, सरकारी तनसीबात के ऊपर हमले शुरू हो जाए, इस बात की गारंटी कोई नहीं करता। फिर इस चीज का एहसास नहीं है कि उसकी माफी मांगनी है, उसकी गलती हो गई, उसकी माफी मांग के उस मामले को खत्म करे। तो जुल्फिकार साहब, आप लोग भी तो बीच में ही लटके हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौलाना साहब से मुलाकातें तो बिलावल साहब की भी हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी भी अब नून लीग से अलहदगी चाहती है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस बात को बिल्कुल क्लियर तरीके से बावर कराया कि हम कोई भी ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते जिससे इस हुकूमत को डिसरप्ट किया जाए, इस हुकूमत को जो है ख़राब किया जाए। और पार्लियामेंट को जो है वो निज़ाम को चलना चाहिए और पार्लिमानी निज़ाम को मुस्तहकम रखना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। इससे जमहूरी मजबूत होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अगर हुकूमत के जो जैसे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की रिगिंग के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, या दीगर मामलात के अंदर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात है, अब बिलावल साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि अगर आप हुकूमत को हम सपोर्ट करें, वजीर आज़म हमारे वोटों से बने, और जब कोई नेशनल इंटरेस्ट का मामला हो, आप पीपल्स पार्टी से मुशावरत किए बगैर उसको कर दें, या कोई भी कानून साजी करने के लिए आप कोई फैसला है तो आप उसको अपनी मर्जी से कर ले और हमें कहे जी वोट दे दें, तो ये अब नहीं होगा। इस चीज के ऊपर हमने ब्रेक लगा दी है और इस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है। जब तक तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस नहीं किया जाएगा, उतनी देर हुकूमत से ताउन नहीं किया जाएगा। तो इसके बरक्स, इसके साथ साथ आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर होंगे? आज़ाद कश्मीर की हुकूमत आप लोगों के हाथ दे दें, क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो यही है। हुकूमत का मामला नहीं है। अगर इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने होते तो 1990 का जो इलेक्शन था, फिर 1993 का, 1997 का, 2002 का इलेक्शन, 2008, 13 का इलेक्शन, 2018, 24 का इलेक्शन, इन तमाम इलेक्शनों में पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशंस थी। और इन तमाम इलेक्शंस के होने के बावजूद हमने नताइज को छोड़ के तहफ़्फ़ुज़ात को रखते हुए हम असेंबली के अंदर आए, बैठे
और निज़ाम को चलने दिया, वो अलग बात है। तो बाज़ हुकूमतों ने अपने ही वजन से उस निज़ाम को गिरा दिया और ठीक है जुल्फ़िकार साहब, शॉर्ट क्वेश्चन फॉर यू। मैं जो बात करना चाह रहा था, एक बात मैं आपको जी कि जी बिलावल साहब का मौलाना साहब से मिलना या ऑपोजिशन जमात के ऑपोजिशन लीडर या सेनेट के ऑपोजिशन लीडर से मिलना, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है और इस प्रोसेस को पीपल्स पार्टी समझती है। और बिलावल साहब ने उनको दावत भी दी और उनको बावर भी कराया कि आप जो है पार्लिमानी कमेटियों का, पार्लियामेंट के अंदर जो पास करती हैं, कानून साजी करती हैं, उन कमेटियों के अंदर ऑपोजिशन की नुमाइंदगी करें और आके अपने तहफ़्फ़ुज़ात या उस पे सवाल उठाएं, ताकि ये जो कानून साजी हो रही है जिस पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं उठते, तो वो उस चीज के ऊपर आके उस प्रोसेस का हिस्सा बने, ताकि ऑपोजिशन का जो एक सवाल या निशान आएगा, सवाल उठेगा और शॉर्टली ये भी फरमाइएगा। बिल्कुल ठीक है, प्रोसेस का हिस्सा बनना। चलें ठीक है, मैं शफकत साहब की जाने फिर बढ़ती हूँ। शफकत साहब फरमाइएगा, इज देयर एनी चांस कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आप लोगों के साथ बैठेगी और या फिर ये अगेन कॉम्प्रोमाइज ही करेंगे मौजूदा हुकूमत के साथ? मुझे लग रहा है पीपल पार्टी पे जो क्रास लगा है, अब वो शायद उनको भी ये लग रहा है कि इस हुकूमत के साथ उनका चलना अब मेरे ख्याल में आगे पॉसिबल नहीं है। उनको भी लग रहा है कि अगर आर्मी चीफ ने इतना कुछ किया कि आर्मी के हवाले से अगर आप देख ले तो हमेशा मुस्लिम लीग जो है उसके कंधे पे बंदूक रख के चलाती है और वो अपने निजी महफिलों में ये भी बताते हैं कि इतना सब कुछ करके भी अगर इसी हुकूमत की बदौलत साख बहाल नहीं होती और उनकी जो रोजाना उनको गालियां पड़ती हैं, लोग जो है खुश नहीं है, सिस्टम कोलैप्स होने की बातें करते हैं, तो मेरे ख्याल से पीपल पार्टी भी नहीं चाहेंगे कि वो और बदनाम हो इनके साथ। और जाहिर बात है उन्होंने उनको लगता है कि पीटीआई जो है वो इस वक्त अपोजिशन में स्ट्रॉन्ग तरीके से जा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान पीटीआई के साथ आना चाह रहे हैं, तो उनको भी लग रहा है कि पीटीआई वाहिद एक अपोजिशन पार्टी है कि जिनके साथ हम इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं, तो हम वेलकम करेंगे अगर वो आना चाहते हैं। आप इनके साथ बैठना चाहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ? नहीं, अगर उनको लगता है जहाँ पे देखें बात आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, हम तो हर पार्टी को वेलकम कहते हैं। अगर उनको लगता है कि पाकिस्तान में कुछ चीजें नहीं, नून लीग के साथ तो आप लोगों को 36 का आंकड़ा है, आप लोग तो उनके साथ बैठना ही नहीं चाहते, मैंडेट चोर आप लोग कहते हैं उनको। हम नहीं, हमने मैंडेट की देखें बात वही आ जाती है, मैंडेट जिसने चुराया था और जिसने चुराने की सहूलियात दी थी, हम उस सिस्टम के खिलाफ है। अब अगर एक पार्टी जो है वो हमारे साथ आना चाह रहे हो, वो ये कह रहे कि जो पास्ट में हुआ था वो गलत था और हमारी तरफ आ रहे हैं, तो हम उनको वेलकम कहेंगे। हम किसी की तरफ तो नहीं जा रहे, हमने तो नहीं कहा कि आप लोगों की तरफ तो हाथ मौजूदा वजीर आजम साहब ने भी बढ़ाया ना, उन्होंने भी कहा कि बैठ जाएं, टेबल टॉक कर लें और यही लास्ट हम लोगों के पास आ जाए जो चोरीशुदा मैंडेट था उसकी वापसी हो जाए। वो मान लीजिए कि उन्होंने मैंडेट चुराया था 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ था, जिसने चुराया था वो इसके सदार बने थे, वो बेनिफिशियरी थे, वो आके ये तस्लीम कर ले, हम उनके साथ बैठने के लिए यानी आप लोगों की डिमांड्स को एक्सेप्ट करें जस्ट। हाँ, जाहिर बात है, हम तो शुरू दिन से यही कह रहे हैं। नेगोशिएशन का क्या मतलब होता है? देखिए, एक पार्टी के तमाम उसमें जो सही डिमांड है उस पर इत्तेफाक किया जाए। ठीक है, अभी मुझे ये बताएं, अभी नईम साहब ने भी सवाल खड़ा किया कि आप लोगों के इस जॉइंट ऑपोजिशन का कोई एजेंडा वाज़ेह नहीं हो पा रहा है, आप लोगों को बेसलेस जो है ना ये तहरीक चलाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि 17 सीटों पे ये हुकूमत जो बैठी है, इससे मुल्क संभाला नहीं जा रहा, मईशत बिगड़ती जा रही है, जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3.3 पे आके खड़ा हो चुका है। खुद ये कह रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब इनकी कैबिनेट का हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि पिछले 1 साल में $100 अरब से इस मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग की शक्ल में जा चुका है। आपको पता है कि इस वक्त 30 लाख से ज्यादा नौजवान इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं। कोई मुल्क आप पे ट्रस्ट करने के लिए बचा नहीं है, कोई मुल्क आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। ये मसाइल आज से नहीं है ना, अज़ल से हैं, ये भी तो देख लें। मैं ये कह रहा हूँ, देखें इस वक्त आप देख लें कि दिन को 3-3 दफा आपके पेट्रोल के प्राइस ऊपर नीचे जा रही है। आल्दो की इंटरनेशनल मार्केट में जो फी बैरल है वो $87 पे है। कोरोना की जब सख्त हालात थे उस वक्त $119 फी बैरल था, फिर भी हम 150 पे दे रहे थे। आज 343 पे हम ले रहे, क्यों? ये वादा इन्होंने किया था, दावा इन्होंने किया था। यानी आप लोगों की तहरीक का मकसद अवामी मफादात है, अवामी मसाइल को हल करने के मुतालबात आप लोगों के पास है, ठीक है, ये वाज़ेह हो गया। ठीक है, बात जो है वो पाकिस्तान है। हम ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान नीचे जा रहा है
तो कौन बचेगा? ये तो 17 सीटों की हुकूमत है, ये बाहर चले जाएंगे। चलें। ये तो वादा करके जो है नईम साहब बाहर ठीक चले है, जाते। नाज़रीन वक्त हुआ एक शॉर्ट से ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। नईम साहब फरमाइएगा, पीपल्स पार्टी के कुछ जाने के खतरात आपको लग रहे हैं या फिर वाकई ये प्रेशर टैक्टिक्स ही है और हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं? ये क्या इन लोगों की जो ये सोच है ये कामयाब हो पाएगी, स्ट्रैटेजी कामयाब हो पाएगी? देखिए, तादाद बिल्कुल जितनी भी इत्यादि होती हैं, ऐसा नहीं होता कि 100% चीजें जो हैं उनके मुताबिक चल रही हैं, और यहाँ पे इतराज़ात होते हैं उनको एड्रेस भी किया जाता है। आपके सामने दीदी के इलेक्शन हुए, उसमें जो भी इतराज़ात थे, ठीक है, उनको हमने क्लियर बड़े दिल के साथ रिजल्ट को एक्सेप्ट किया, और इसी तरह जेके के अंदर जो उनके इतराज़ात थे, तो हमने यही कहा इलेक्शन कमीशन अदालत मौजूद है, आपके बिल्कुल जो इतराज़ात है, जिन हल्कों के इतराज़ात हैं, आपने वहाँ पे काउंटिंग करानी है, इलेक्शन कराना है, जो भी है ओपन है, इलेक्शन कमीशन का फैसला है, ये पार्टी का फैसला नहीं है। तो इतराज़ात हर जगह पे होते हैं, लेकिन एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन के साथ हम पाकिस्तान को आगे लेकर चल रहे हैं। उसके अंदर आपके सामने माशी मामला भी है, माशरती मामला भी है, और आपके सफारती मामला भी हैं। इन तीनों को देख के आगे चलना पड़ेगा। आपके पास रिकॉर्ड जो है वो रेमिटेंसेस हो रही हैं फॉरेन से। अगर हमारे मामला अच्छे ना हो, अगर हम कुछ आली की तरफ ना हो, या हम फैसिलिटेट ना कर रहे हो, जो फॉरेन के अंदर लोग बैठे होंगे, जिंदगी में पहली दफा हुआ कि फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया आपके पास ओवरसीज के लिए पंजाब के अंदर, इनके जो डे टू डे इश्यूज थे। तो मैं समझता हूँ कि बड़े आइडियल चीजों के ऊपर हम चल रहे हैं। आईटी के अंदर बड़ा अच्छा रिकॉर्ड हमने एक्सपोर्ट किया है, हमारी आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी हम 25 बिलियन से ऊपर के ऊपर फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर बैठे हुए हैं। स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने है। ठीक है, प्रॉब्लम हर जगह पे होती हैं, कभी सैलाब आ जाता है, कभी जलजला आ जाता है, सारी चीजें साथ साथ चलती हैं, लेकिन तो मैनेज किया जाता है। ये नहीं होता कि हुकूमतों ने चीजों से रुख मोड़ लिया हो या वो छोड़ के भाग गए हो, मुकाबला करने के लिए तैयार है। आपके सामने है मेरी टाइम के इश्यूज हैं। आज भी हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो यूके गए हैं, इस सारी चीजों का एड्रेस किया जा रहा है। आपके चीफ साहब हैं वो दूसरी तरफ ईरान की तरफ जा रहे हैं, वो साथी मामला को देख रहे हैं। ईरान की जंग है, बहुत बड़ा एक खिते को उसमें लपेट में लिया हुआ है। तो कोई छोटी चीजें नहीं, वो सबसे ऊपर सबसे बड़ी जो चीज है वो दहशतगर्दी जो भारत ने हमें मुसल्लत की हुई है, अफगानिस्तान से भी और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ, केपी में भी, बलूचिस्तान में, उसका बड़ी जो है हम आगे जाके मुकाबला कर रहे हैं। जब तक हमारे साथ अपोजिशन पार्टी या स्टेक होल्डर्स साथ खड़े नहीं होंगे, सारी चीजों को हम हैंडल नहीं कर सकते। स्पेशली दहशतगर्दी है, अमन अमान है, हमें सबकी सपोर्ट की जरूरत है। अमित शाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको कहा है कि हमारे साथ खड़े हों, जिस तरह पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है, एमके में बाकी इत्यादि जो बातें हमारे साथ खड़ी हैं, इनको भी बहुत सारी जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज उनके साथ खड़ा होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज के ऊपर साथ आना चाहिए, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर साथ आना चाहिए। बाकी मुकालमात हैं, सियासी इश्यूज हैं, चीजें हैं, खान साहब की रिहाई है, वो साथ साथ पैरेलल चलती हैं। अदालतें भी मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है, मैंडेट चोरी करना इनका नारा है। लेकिन बात यह है कि सारी पार्टियां इसी इलेक्शन से आई हैं। खाली मुस्लिम लीग नून नहीं है जो इलेक्शन जीत के आगे आई है, सब लोग इसी इलेक्शन में आगे आए हैं। ये खुद भी इस इलेक्शन के सामने आए हैं। ये खुद तो नारा लगाते हैं मैंडेट चोरी करने का, तो हमने तो नारा नहीं लगाया कि मैंडेट चोरी हुआ। ठीक है नईम साहब, यू सेड थिंग्स आर गोइंग वेल, इफ इज इट, तो फिर मुझे बताएंगे व्हाई डज पाकिस्तान नीड न्यू प्रोविंसेस? जी रिपीट कीजिएगा। आपने फरमाया कि चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, हमें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। चलिए अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देख भी लें तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त नए सूबों और इंतज़ामी यूनिट्स की बाज़गश्त क्यों है? देखिए, बात ये है कि डेवलपमेंट की जो गैप है उसको हमेशा से ओपन रखना चाहिए। और दूसरी चीज़, आइन के अंदर एक चीज़ मौजूद है कि आपके पास जब पॉपुलेशन बढ़ती है या आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल बढ़ते हैं तो आप सूबों पर जाना चाहिए। मैंने काफी दिन पहले भी ये बात किया, ट्रायल बेस के ऊपर बिल्कुल आप साउथ सूपर जा सकते हैं, हजारा सूबे पे जा सकते हैं, आप पीपल्स पार्टी का बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कर सकते आप पहले दिन ही बोले कि 25 सूबे बना रहे हैं। जहाँ पे इश्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, जहाँ पे आपके पास सूबों के हक में ना इस वक्त तो नून लीग, देखिए मैं नून लीग भी डिफरेंट उसके ऊपर भी प्लान कर रही है। सारे लोग बेसिस पे नहीं है। नहीं सब एम आई ऑडिबल टू अभी जी देखिए, अभी डिबेट की फेज के ऊपर है, सब लोग अभी जी शफकत साहब आपकी जानिब बढ़ूंगी। फरमाइएगा, नए सूबे बनने चाहिए, आप लोग तो इसके हक में हैं, आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है? जी मैं ये कह रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इस चीज के खिलाफ नहीं है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान
के अंदर सूबे बनाने का जो एक तरीकाकार आइन और कानून के अंदर लिखा गया है और डिफाइन किया गया है, उसको फॉलो करना चाहिए और कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए, इस पे डिबेट करनी चाहिए और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज को इसके ऊपर डिबेट करके कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए कि जहां पे जरूरत है वहां पे आप इसको जरूर बनाएं, जहां पे अवाम और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी होती हैं कि यहाँ पे मेजॉरिटी लोग या इस पे तमाम लोग इत्तेफाक राय रखते हैं, कंसेंसस बिल्ड करते हैं कि यहाँ पे सूबा बनना चाहिए, यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, तो वो जो तरीकाकार आइन के अंदर दर्ज है उसको फॉलो कर लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके जोर जबरदस्ती से करना है, और मैं आपको जाती राय के मुताबिक एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो सूबा बनाना नहीं है, हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो गवर्नेंस का इशू है। आप देखें कि ये जो बेसिकली सूबे बना के भी आपने ज्यूरिसडिक्शन और लिमिटेशन चेंज करनी है और आगे उसकी आपने सब डिवीजन करनी है, वो सब डिवीजन आपकी ऑलरेडी हुई है सूबे के अंदर, डिवीजन्स की सूरत में, डिस्ट्रिक्ट्स की सूरत में, तहसील की सूरत में, आगे यूनियन काउंसिल्स की सूरत में, उसको आपको मैनेज करना है। और ये प्रॉब्लम जो आपको आ रही है ये ब्यूरोक्रेसी की वजह से आ रही है, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे आप जब इलेक्शन करवाएंगे, सियासी नुमाइंदे बन के आएंगे, लोग अपनी अपनी यूनियन काउंसिल्स में, तहसील्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में, आप उसका तरीकाकार चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको कहें कि आप इलेक्टेड लोगों को लाए बगैर ब्यूरोक्रेसी से चीजों को हैंडल करें और हर घर के लोगों के मसाइल के हल करने तक आप ग्रास रूट तक इस चीज को डिलीवर कर पाए, तो ये सियासी जो ब्यूरोक्रेट्स है वो नहीं कर सकते, ये सिर्फ सियासी लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने अवाम में जाना है, अवाम से वोट लेने, तो इसका तरीकाकार ठीक करना होगा। अदरवाइज नहीं जुल्फिकार साहब, आज अगर सूबों की बात की गई है तो कल के कल यानी रातों के रातों तो ये सूबे क़याम में नहीं लाया जाएगा ना। ऑब्वियसली कंसेंसस बिल्डअप होगा, आइन के मुताबिक इसके ऊपर डिबेट होगी, पार्लियामेंट में इसके ऊपर जो वो बहस की जाएगी, उसके बाद प्रॉपर एक प्रोसेस के बाद ही इसके ऊपर जाया जाएगा ना। बट आप लोग तो अभी से मुखालफत इसकी कर रहे हैं और बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। नहीं, मुखालफत नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में इसको लेके आए, इस पे डिबेट करें, जो आपने बात की है कि तो प्रोसेस को फॉलो करें, जो आइन कहता है उसको फॉलो करें। हम ये बात उठाते हैं, ये बात करते हैं। बात पे अगर लोगों को ये लगता है कि हम मुखालफत कर रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, हम सिर्फ कहते हैं आइन और कानून को फॉलो करें। ठीक हो गया। शफकत साहब, एम आई ऑडिबल टू यू? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी फरमाइएगा, आर यू इन फेवर ऑफ न्यू प्रोविंसेस? ये आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ इस हवाले से? किस चीज पे? नए सूबों के हवाले से। अच्छा, नए सूबों के हवाले से देखें, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी कहा था कि सूबों का बनना जरूरी है, लेकिन उससे पहले ये भी जरूरी है कि इस वक्त हुकूमत किसकी है। क्या ये जो हुकूमत है फॉर्म 47 वाली, क्या ये जो है आवाम की रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली कर रही है? अगर ये नहीं कर रहे तो इनके पास इख्तियार कहाँ से है कि ये जो है ना छोटी यूनिट बनाए? इन्होंने आज तक कौन सी सूबे को अपना वो जो वो है बजट है वो दिया है? आप मुझे बताएं, ये कटौती क्यों कर रहे हैं हर सूबे से? इसका मतलब ये है कि इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास गवर्नेंस नहीं है। आपको 143 बिलियन पर डिस्ट्रिक्ट चाहिए। अब अगर आप 10 डिस्ट्रिक्ट को भी मिला के एक सूबा बनाते हैं तो आपके पास कितनी बजट है कि आप उसके लिए जो रिकॉर्ड है वो आप चला सके? तो एक तो बात यह है कि इनके पास पैसे नहीं है, दूसरी बात यह है कि गवर्नेंस इनके उसमें नहीं है, तीसरी बात यह है कि अवामी मैंडेट इनके पास नहीं है, इख्तियार नहीं है। और जब तक अवामी रिप्रेजेंटेटिव नहीं आते तो वो फैसला नहीं कर सकेंगे, अवाम आप पे भरोसा नहीं करेंगे। अब इनके पास कौन सा फार्मूला है? अवामी मैंडेट ना होने के बावजूद इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम करके दिखा दिया, 27वीं आईनी तरमीम करके दिखा दिया। तो आप नहीं समझते कि अगर अवामी मैंडेट ना भी हो तो ये नए सूबे भी बना लेंगे? तो फिर ये क्यों कह रहे कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है? जब इन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम कर ली तो उसके बाद तो सिस्टम ये कह रहे हैं कि कोलैप्स कर चुका है। अब 28वीं तरमीम में करेंगे तो फिर शायद ये सिस्टम ही ना बचे। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मतलब ये है कि जब ये 26 और 27वीं तरमीम लेकर आए तो इनको तो ये अंदाजा नहीं था। ये तो कह रहे थे कि हम मुल्क को उठा लेंगे। फिर आपने एक सुप्रीम अदालत के सामने जो है एक आईनी अदालत बना लिया, तो फैसले कहाँ पे हो रहे हैं? आपने कल एक फैसला किया एक पॉपुलर लीडर के हवाले से और इसी सुप्रीम कोर्ट ने, जिस पे 1998 में इसी नवाज शरीफ साहब ने
जत्तों की शक्ल में दावा बोला था, फिर आज आप देख रहे हैं तब जत्तों की शक्ल में दावा बोला था, आज जोरे बाजू जो है उनके फैसले नहीं माने जा रहे। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि जब आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते तो आईनी अदालत बनाने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब ये है कि आप इंसाफ करना ही नहीं चाह रहे हैं, आपका मकसद ही नहीं है, ना आप आवाम को कुछ समझते हैं, ना आप उनके वोटों को कुछ समझते हैं, ना आवाम रिलेटेड कुछ फैसलों को आप सही समझते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब ये और ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में आप लेकर आए आईन और कानून पे चले, तो इनसे आप पूछे कि आप आईन और कानून पे चलते हैं? आपका एक सुपरडेंट जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस के फैसलों को टोकरी में डाल देते हैं। तीसरी बात ये आती है कि ये जो इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में आके हम फैसले कर लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया एक पॉपुलर लीडर के हवाले से कि उनको शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट करें, फिर जब आपको ये तमाम आपके अलायंस की जो पार्टियां हैं वो आपको कह रहे, बिलावल भुट्टो साहब ने आपको कहा, आपको तमाम पार्टियों ने कहा, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि आप उस लीडर को उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे? आपने धोखा दिया, आवाम को धोखा दिया, एक पॉपुलर लीडर के साथ आपने धोखा किया, उसको शिफा इंटरनेशनल के बजाय आप पेम्स लेकर गए। फिर बहाने करते हैं कि हमने तो 70%, अब ये कह रहे थे कि 70% तो हमने मान ली, तो 70% आपने क्या माना है? आपने जो डॉक्टर सलमान को आपने कहा कि उनको लेकर आए फैसल को, उनको क्यों फिर आप शिफा इंटरनेशनल लेकर गए? उनकी पेन को किसी और जगह पे लेकर गए। जी नईम साहब, वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यू प्रोविंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। मुझे बताएं, यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और प्रोविंस में भी डिफरेंस है ना, तो किसकी तरफ बढ़ने जा रहे हैं? देखिए, बात यह है ना कि आपके सामने ऑलरेडी डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं। अगर आपको इश्यूज हैं तो आप पहले तो डिवीजन भी बढ़ा रहे हैं, जैसे मैं बलूचिस्तान की मिसाल देता हूँ ना, 6 डिवीजन होते थे, अब उन्होंने एकदम 11 डिवीजन कर दिए और डिस्ट्रिक्ट भी बढ़ा दिए। तो आपको अगर इश्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, देखिए नए सूबे बनने में प्रोज एंड कॉन्स को देना, दोनों चीजें होंगे, एडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। बात है कि रेवेन्यू स्ट्रीम, पहले आपके पास एनएफसी वार्ड के ऊपर 4 सूबों में जो है ना वो फैसला नहीं हो पा रहा, मसले रहते हैं, कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। कराची कहते हैं हम ज्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। बात यह है ना कि जो फेडरल जितनी भी आपके पास रिजर्व्स हैं या फेडरल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, वो तो फेडरली की है ना, वो पूरे पाकिस्तान की हैं, उस हिसाब से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। आप एक नया पंडोरा बॉक्स खोल लेंगे, आप 15 सूबों पे चले जाते हैं या 20 सूबों पे चले जाते हैं, तो पहले उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को तो देखें वो कैसे होगी। आप लोकली उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को तो चले मैनेज कर लेंगे, लेकिन अब रेवेन्यू के ऊपर आपके फिर वही बात होगी, लिसानियत या कौमियत या जबानियत। मैं समझ रहा हूँ इसकी बुनियाद के ऊपर सूबे नहीं बनने चाहिए। पहले ही हम ये चीज भुगत रहे हैं, बलोचिस्तान, केपी, पंजाब, सिंध, इनसे हमें निकलना पड़ेगा। मैं सब हाँ इश्यूज हैं, आप लें साउथ आपके सामने, आप एग्जाम्पल लें, उसको शुरू करें। आइन के अंदर भी मौजूद है, कायदे आज़म साहब ने भी फरमाया था, आप उसको करना चाहते हैं साउथ को आप करें, आप हजारा डिवीजन को करना चाहते हैं, वो कहते हैं 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, आप उसको करें। बलोचिस्तान बेचारे की तो टोटल आबादी ही 1 करोड़ 40 लाख है, आप उसके अंदर जाते ही जो है ना 4 सूबे या 5 सूबे कर देंगे। पहले इशू यही चल रहा है वहां पे कि बलोचिस्तान के अंदर अपने कलात का नाम खत्म कर दिया, खानों कलात को अपने नाराज करके बाहर भेज दिए। सारी चीजों को कंसिडर करें, आप सबके सामने देखते हुए चलें। तो उसके नहीं बाद साहब, सारी हुकूमत बातें तो आप लोगों की है, करना तो आप लोगों नहीं है ना, सजेशंस तो आपको अपनी हुकूमत को देना। इसमें सारी पार्टीज का जो है ना स्टेक इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर खाली मुस्लिम लीग नून नहीं करेगी, सारी पार्टीज को, स्टेक होल्डर्स को, तमाम अदारों को एक पेज पे आना पड़ेगा, उसके बाद अमेंडमेंट्स होंगी, फिर इस उस पे हम जा सकें। हाँ आजकल ठीक है, बहस जरूर हो रही है, डिस्कशन हो रही हैं, होनी चाहिए। कोई भी एक नई चीज है, डेवलपमेंट की चीज है, बात होनी चाहिए, लेकिन जब तक कंसेंसस डेवलप नहीं होगा, मेजर पार्टीज का मेजर नंबर जो जितने पूरे नहीं होंगे असेंबली का, तब तक तो इस पर नहीं किया जा सकता ना फैसला। डिस्कशन करें, डिबेट्स करें, उनके फायदे नुकसान सामने लिखें, उसके बाद आप जाके एक्सपेरिमेंट बेस के ऊपर 2-3 सूबों के ऊपर जाके आप ट्रायल करके देख लें, जो अपने रेवेन्यू भी इकट्ठा कर सकते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, जिनके पास इंडस्ट्री भी लगी हुई है, एग्रीकल्चर भी मौजूद है। उसके बाद आप जाके किसी पीस जाके 20 कर लें, 25 कर लें या 1 यूनिट कर लें। ठीक है, इशू तो ये है कि आप कंट्रोलिंग वी हैव ऑप्शंस और हमें उसके ऊपर देखने की जरूरत है। जुल्फिकार साहब, यहाँ पर तो हमारे पास ऑप्शन बल्दियाती निजाम को बेहतर बनाने का भी है, तो इसकी जानिब क्यों नहीं बढ़ते? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ बल्दियाती निजाम को मौसर बनाना चाहिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाना चाहिए, और तमाम सूबाई हुकूमतों को, जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने एनएफसी किया, पीएफसी करना चाहिए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करके, और इसको आइन और कानून का हिस्सा बना के आपको लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और तहसील और यूनियन काउंसिल वाइज
आपको फंड एलोकेशन कर देनी चाहिए कि ये फंड आपको मिलेगा, ताकि वहां पे आपको एक यूनियन काउंसिल के अंदर या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको पता हो कि आपका इतना फंड है और वहां पे लोगों ने करना है। ये पंजाब के अंदर मिसाल ले लें कि जैसे एक बड़ा शहर है और एक छोटा शहर है। बड़े शहर को ज्यादा पैसे मिलते हैं, उधर ज्यादा मामलात है, चीजें हैं, उसका रेवेन्यू भी ज्यादा है। एक छोटे शहर का रेवेन्यू की कलेक्शन कम है, उसको फंड्स भी कम मिलते हैं, वहां पे उस तरह डेवलपमेंट भी नहीं होती। तो डेवलपमेंट ना होने की वजह से जो सारा उस साइड का आबादी है, लोग है, वो उठ के बड़े शहरों की तरफ आते हैं, उधर ज़राए वसाइल ज्यादा है, चीजें ज्यादा है। तो इसको प्रॉपर आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि हर डिस्ट्रिक्ट, तहसील, यूनियन काउंसिल के करना अंदर पड़ेगा इस हवाले से काम या मेहनत किसको करनी पड़ेगी? देखिए, ये काम हुकूमतों का होता है, ये आइन और कानून के अंदर इसकी बाइंडिंग करें, इसके अंदर बताएं कि ये चीजें गवर्नेंस का हिस्सा है और इस गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर किन चीजों को आपने डिवीजन लेवल पे रखना है, किन आपको फैसिलिटीज को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके आना है, किन फैसिलिटीज को आपको तहसील लेवल पे लेके जाना है, किन फैसिलिटीज को आपको यूनियन काउंसिल लेवल पे लेके जाना है। जैसे एक अच्छा क्लिनिक जो है वो यूनियन काउंसिल लेवल पे होना चाहिए, एक अच्छा हॉस्पिटल तहसील लेवल पे होना चाहिए, एक बड़ा हॉस्पिटल, इसी तरह अच्छे स्कूल भी आपके हर यूनियन काउंसिल और तहसील लेवल पे होने चाहिए। इसी तरह स्पोर्ट्स फैसिलिटी लोगों के लिए, और इस तरह करके ये एक पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तमाम शोबात हाय जिंदगी की जो फैसिलिटेशन है उसको आपको शामिल करना है कि जहाँ पे अगर यानी अगर ये हुकूमतों की जिम्मेदारी हुआ करती है तो फिर हुकूमत में आप लोग भी शामिल है, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है और आप लोगों को मिलजुल के ही काम करना है, तो गिले शिकवे भी नहीं होने। हमने बलूचिस्तान में भी सिंध में लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाए हैं, तो जिस हद तक मुमकिन है हम वहाँ पे हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, वहाँ पे लोकल बॉडीज के अंदर लोगों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो फैसिलिटीज है, नादरा है, वापडा है, लेस वहाँ पे जो बिजली के मामलात हैं, गैस के, इसकी मैक्सिमम फैसिलिटेशन देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी मर्जी अच्छी हुकूमत हो जाए, नीचे मामला चले जाए, आप 100% फिर भी नहीं कर सकते। तो जब ये आइन और कानून के साथ आप इसकी बाइंडिंग करके करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतें मिलके इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगी, तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। फिर ये आपका एक दफा फैसिलिटी जो स्ट्रक्चर है वो इस्टेब्लिश हो जाए, उसके बाद आपको फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर के ऊपर आना है। तो आपको ये इसके ऊपर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड करना है और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड करना है। ये दोनों साइड बाय साइड चलेंगे और इसका अच्छा, पूरे इसके का लिए कोई पूरा असर नो काम का आगाज करने की जरूरत तो नहीं है ना? देखिए, ये असर नो करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को है आपके स्कूल, कॉलेजेस, आपके फैसिलिटेशन सेंटर, आपके मेडिकल सेंटर्स, ये हर चीज मौजूद है। आपको जो है रीस्ट्रक्चर करना है, रीडिजाइन करना है, इसको अपग्रेड करना है और अपग्रेड करके तमाम फैसिलिटीज जो मिनिस्ट्रीज की हैं उनके साथ आपको कोऑर्डिनेशन में आना है और आपको लोगों को एजुकेट करके आपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर और अपनी डिलीवरी और परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। एक दफा आप ये कर देंगे तो वो हुकूमत सूबाई हो, वो हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट हो, वो अपनी तमाम तर फैसिलिटेशन आप अपने डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और यूनियन काउंसिल लेवल पे लेके आए, तो लोगों को अब उनके घर तक जो है वो फैसिलिटेशन मिलना शुरू होगी। लोगों को बाहर बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इलाज माल एक कॉस्ट तो आएगी इसकी, लेकिन वो एक दफा आपको बेयर करनी है। एक दफा कॉस्ट बेयर कर लेंगे, फिर मैं समझता हूँ ये एक सूबे को करें, एक चारों सूबों को करें, ये आपको एक यूनिफॉर्म डिजाइन बनाना है। ये नहीं करना कि पंजाब आगे निकल जाए और सिर्फ एक शोबे में आगे निकल जाए और कोई तीसरा सूबा किसी और चीज में आगे निकल जाए। दिस हैज टू बी डिजाइन, प्लान एंड स्ट्रेटेजिकली यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड। ठीक हो गया। नईम साहब, डू यू एग्री विद जुल्फिकार साहब? जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। हमारे पास लोकल बॉडी सिस्टम जो है उसको जो है ना हमें बेहतर करना पड़ेगा, उसको हमें लाइव करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल तक जो है ना इख्तियारात भी देता है और लोगों तक रसाई भी देता है। तो सबसे बड़ा सिस्टम आपके पास मौजूद है, उसको बेहतर कर लें,
कंसल्टेंसी डेवलप कर ले, उसमें जो कमियां हैं उसको दूर कर ले। दुनिया के मॉडल आपके सामने हैं, आपके सामने हैं, ब्रिटिश है, यूरोप है, सारे इसी के बेस के ऊपर चलते हैं। कौंसल सिस्टम है, अपने टैक्सेस इकट्ठे करते हैं, उन्हीं कम्युनिटी के ऊपर लगाए जाते हैं। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर आप आ जाएं, छोटे छोटे यूनिट्स आपके पास, डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं, आपके पास डीसीज मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ पहले आप उस एक्सपेरिमेंट को बेहतर कर लें, उसके बाद आप समझते हैं कि जी नहीं हो पा रहा, फिर आप पार्टी के साथ बैठ जाएं। लेकिन लसानियत पे मत लाइएगा, उसको जबानियत पे मत लाइएगा, किसी फिर कवारियत पे मत लाइएगा। फिर आप सुबह पैसे 25 बनते 50 बना दें, हमें किसी चीज पे तरा दी। लेकिन आपके पास उनके लिए फंड्स भी होने चाहिए, रेवेन्यू भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है सुबह बनेंगे तो खर्चे आपके बढ़ेंगे, डबल हो जाएंगे आपके खर्चे, आपको असम्बलियां भी बनानी पड़ेंगी। ठीक है, सबको अच्छा लगता है कि जी वो तो प्राइम उसमें चीफ मिनिस्टर बन के आ जाएगा, तो उसमें गवर्नर बन के आ जाएगा। लेकिन आवाम को क्या फायदा होना है वो हमें देखना है। आवाम के फायदे के लिए देखना है कि पहले ही आपके ऊपर बोझ है कर्जों का, आप आधे से ज्यादा बजट जो है कर्जों की सूद में चले जाता है। तो आपको रेवेन्यू जब जनरेट होना शुरू हो जाएगा, आपके पास अपने क्या सोने की खाने हैं, जब आपके पास रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा रेकोर्डिक से या सेंडक से, तो आप बनाए सीधे। लेकिन अभी तो आप खुद कर्जे पे चल रहे हैं और कर्जों से जब तक निकलेंगे नहीं तो कैसे नई चीजों पे आप जा सकते हैं। तो रेवेन्यू बेहतर करें, अपनी हालात को बेहतर करें, करप्शन को खत्म करें, गवर्नेंस बेहतर करें। ये सारे और ये करना आप लोगों ने, नईम साहब, यू कैन नॉट सजेस्ट इट विद समवन एल्स। सबने करना है। देखें, गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं है, गवर्नमेंट हम सब हैं। ये 25 करोड़ आवाम जो है, इससे गवर्नमेंट, हमें सबको इसको ठीक करना है। हमें हजारों को भी ठीक करना है, हमें अपने बिजनेस के सिस्टम को ठीक करना है, टैक्सेशन को ठीक करना है। 30% ऑफ टैक्सेस देते हैं, तो बाकी 70% जो नहीं दे रहे हैं, तो मेरे आप जैसे लोग हैं ना, वो भी तो आए टैक्स दें, वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट्स कर रहे हैं, सबको ठीक करना है। गवर्नमेंट अपनी लेवल के ऊपर जो उनके काम है वो कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तौर पर परफॉर्म कर रही है। आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज को देख लें आप, और साथ साथ जो है इसको कंस्ट्रक्शन उसके अंदर फील्ड के अंदर देख लें कि बेहतरी आ रही है। सारे लोग उसकी तरफ जाना शुरू हो गए हैं, रोजगार के मौके मौजूद हैं, लोग फॉरेन की तरफ भी जा रहे हैं, ओवरसीज में भी जा रहे हैं, आईटी में भी हमारे पास बेहतरी है, एआई पर भी हम काम कर रहे हैं। यूथ प्रोग्राम में आपके सामने है, यूथ की एंगेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत जोर है उसके ऊपर कि यूथ एंगेजमेंट पर काम किया जाए, और जाके जो मामला हमारे दहशतगर्दी की तरफ जाते हैं वो खत्म हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ तो है, लेकिन सबको मिलकर करना पड़ेगा इसके लिए काम। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच नईम साहब फॉर बीइंग विद अस, और जुल्फ़िकार साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए, और शफ़क़त साहब आपका भी। और नाज़रीन, बस ये सवाल आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के दरमियान में छोड़े जाते हैं कि सिस्टम को बेहतर किसने करना है, और अगर इन्हीं सियासी जमातों ने करना है तो फिर ये सब के सब इस वक्त हुकूमत में ही है। सो इट शुड बी देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।